जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि लाख बख्श की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बहलोल लोदी को, खिरज खां को। दोस्तों, आपको नोट करके रखना है लाख बख्श, इसकी उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1206 से 1210। ये सवाल भी आपको नोट करके रखना है, अच्छा सवाल है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में हुई थी। और दोस्तों कैसे हुई थी? चौगास यानी कि पोलो खेलते समय। चौगास इसी को कहा जाता है पोलो। ये दोस्तों खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, इसको भी आपको नोट करके रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका दोस्तों सेनापति हुआ करता था, उसका नाम क्या है? इसको भी आपको बताना है। इनका एक सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी, ये सवाल भी आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ? गीतांजलि श्री को मिला है, शकुंतला हरके सिंह को मिला है, आर बोनी गैब्रियल को मिला है, डॉक्टर सिंथिया जबिक को मिला है। दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है डॉक्टर सिंथिया जबिक। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला? शकुंतला हरके सिंह, इनको 2021 वाला मिला है। और 2022 वाला किसको मिला है? डॉक्टर सिंथिया जबिक। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। ये आपको दोस्तों याद होगा, अच्छा सवाल है। FAO वर्ल्ड एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें ऑप्शंस को लेकर, गीतांजलि श्री, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अगर परीक्षा में पूछे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसको मिला? गीतांजलि श्री को मिला। लेकिन किस लिए दिया गया? दोस्तों, इनका एक उपन्यास है रेत समाधि। कौन सा? रेत समाधि इनका उपन्यास है, इसलिए इनको दिया गया। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। आर बोनी गैब्रियल, ये दोस्तों कौन है? 71वीं मिस यूनिवर्स, इसको भी आप नोट कर लें। कौन है 71वीं मिस यूनिवर्स? कहाँ के संबंधित है? यूएसए यानी कि अमेरिका। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस वर्ष से है? 1985, 1973, 1917, 1920। दोस्तों, आपको बता दें नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब का है? वर्ष 1985 का है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर बात की जाए 1973, इसमें क्या होता है? चिपको आंदोलन। कौन सा दोस्तों? चिपको आंदोलन। सीआरपीएफ की परीक्षा में 2 से 3 बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। और दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के चमोली जिले में दोस्तों ये आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा। बात करें 1917, इसमें क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कहाँ था? 1917। और चंपारण स्थान कहाँ पर स्थित है? बिहार में। 1920 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, इसका संबंध किससे? 1920। और किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा 1922 में क्या हुआ था? 1922 चौरी चौरा घटना हुई थी। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी। इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ये सवाल आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, धूपगढ़, सैंडल पीक या माउंट किलिमंजारो? दोस्तों, आपको नोट करके रखना है नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये दोदा बेटा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करें धूपगढ़, ये किसकी है? सतपुड़ा।
सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बात करें सैंडल पीक, ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आपकी परीक्षा में दोस्तों सीआरपीएफ की परीक्षा में सवाल पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, खान अब्दुल गफ्फार खां, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों आपको बता दें आत्मीय सभा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा सकता कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 में। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको याद होगा 1815, माफ़ कीजिएगा 1815 में दोस्तों हुई थी आत्मीय सभा की स्थापना। और 1828 में इसको दोस्तों क्या हुआ था, तो मैंने आपको कई बार बताया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। और दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1897 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? राम किशन मिशन की स्थापना की थी। और आत्माराम पांडुरंग 1867। और क्या कहते हैं, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसको आप ध्यान में रखें। अगर बात की जाए खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन्हीं को कहते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। और दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा भी गया कि लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खां। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। बात करें चंदेरी के युद्ध को लेकर, ये किस वर्ष हुआ था? 1526, 1527, 1528, 1540। दोस्तों आपको बता दें चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको याद आ रहे होंगे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो मैंने आपको कई बार नोट कराए हैं। आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम देने वाले हों, आप सीआरपीएफ का एग्ज़ाम देने वाले हों, ये सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों 1526 में क्या हुआ था? याद कीजिएगा, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बैरम खां तथा हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध ये कब हुआ था? 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो पानीपत के तीनों युद्ध आपको नोट करने हैं। 1527 इसका दोस्तों आपको याद रखा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। 1540 इसको दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था। कौन सा? कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए 1764 इसको हुआ था दोस्तों बक्सर का युद्ध। और 1191 में कौन सा हुआ था? तराइन का पहला युद्ध। और 1192 में कौन सा हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध। ये सभी युद्ध आपको नोट करके रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महावीर स्वामी जी के संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा महावीर स्वामी, इनका संबंध कौन से धर्म से है? ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैन धर्म, दोस्तों इसमें कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगर आपसे पूछा जाए 23वें दोस्तों तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और दोस्तों पहले कौन थे? ऋषभदेव। यही सवाल जैन धर्म से बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और महावीर स्वामी, इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। बात करें बौद्ध धर्म को लेकर, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस घटना को क्या कहते हैं? अभिधम्म चक्र। और महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना थी, उन्होंने घर छोड़ा था, वो क्या कहलाई थी? महाविनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध ने जो प्राण त्यागे थे उसको कहा गया था महापरिनिर्वाण। ये सवाल भी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो तो 2011 की जनगणना
इसको आप पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षा में डेली सवाल पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य के था? ये दोस्तों केरल का था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का था? हरियाणा का। यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात था। अब दोस्तों बात करें ऑप्शंस को लेकर, बिहार और अरुणाचल प्रदेश, परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली। किसका दोस्तों? नई दिल्ली। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। और एक सवाल दोस्तों आपसे और पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? केरल में। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में। ये दोनों सवाल भी आपको 2011 की जनगणना से याद रखनी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फुगड़ी और देखनी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल। फुगड़ी और देखनी नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो आपको ध्यान में रखना है ये गोवा से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गोवा, आपको याद होगा सिग्मो फेस्टिवल। कौन सा? सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का? ये भी गोवा का है। और एक दोस्तों फेस्टिवल पड़ता है साओ जोआओ। कौन सा दोस्तों? साओ जोआओ फेस्टिवल का संबंध कहाँ से? ये भी गोवा से ही संबंधित है। इसको भी आपको नोट करना है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। दोस्तों रेबीज मुक्त दोस्तों राज्य कौन सा है? गोवा। और दोस्तों आर्टिकल 44 यानी कि समान नागरिक कोड, ये दोस्तों पूरे भारत में कहाँ पर लागू है? गोवा में। और गोवा को हमने कब अलग से राज्य का दर्जा दिया था? 1987 में हमने गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया था। आपको याद होगा 56वां संविधान संशोधन यानी कि 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा हमने दोस्तों गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया था। ये संबंधित बातें थी जो आपको याद रखनी है गोवा से। बात करें ऑप्शंस को लेकर, केरल में दोस्तों आपको क्या याद होगा? आपको याद होगा अट्टूकल पोंगल। इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध है केरल से। अगर आपसे परीक्षा में केवल पोंगल पूछा जाए, केवल पोंगल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होना चाहिए तमिलनाडु। लेकिन अट्टूकल पोंगल और दोस्तों ओणम, ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के हैं। ये सवाल भी आपको नोट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नगरीय निकाय से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। आपकी सीआरपीएफ की परीक्षा में पंचायत से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछ चुका है, यानी कि दोस्तों संविधान संशोधन आपसे पूछ चुका है। बात करें नगरीय निकाय, इससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है? ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप नोट कर लें। बात करें ऑप्शंस को लेकर, 42वां संविधान संशोधन ये कब का है? 1976 का है 42वां संविधान संशोधन। आपको दोस्तों याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। और दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है? 10। तो आपसे परीक्षा में पूछा गया है सवाल कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन होता है, 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये बातें आपको नोट करनी है। बात करें 36वां संविधान संशोधन, ये कब का है? 1975 का है 36वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा दोस्तों सिक्किम को, किसको? सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। बात करें 73वां संविधान संशोधन, ये कब का है? 1992 का अधिनियम है, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था और पंचायती राज से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखें। 73वां संविधान संशोधन आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे दोस्तों सवाल पूछ लिया जाए पंचायती राज दिवस ये कब मनाते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1983, 2010, 2017, 2019। यहाँ से भी सवाल आपकी परीक्षा में कई बार बने हैं। दोस्तों जंतर मंतर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? ये वर्ष 2010 में शामिल किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही जवाब होगा। जंतर मंतर दोस्तों कौन सा, ये दोस्तों बात करें जयपुर वाला है, ये जो जयपुर में स्थित है, ना कि दिल्ली में स्थित है, उसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों ये जयपुर वाला, इसको शामिल किया गया है। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे क्या 2010 में शामिल किया गया है कि नहीं, इसको आप एक बार रीचेक करेंगे। बात करें 1983, इसको दोस्तों क्या किया गया था, तो आपको याद होगा ताजमहल, आगरे का किला, इसको दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, 1983। अब दोस्तों विश्व धरोहर की बात आई तो वर्तमान में कुल कितनी यूनेस्को में विश्व धरोहर शामिल है, तो आपको याद होगा 40 विश्व धरोहर शामिल है। कौन सी, 40 है। और 40वीं दोस्तों कौन सी है, धौलावीरा, धौलावीरा ये 40वीं है। और दोस्तों 39वीं कौन सी है, रमप्पा मंदिर, जो कि दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। ये दोस्तों आपको याद करके रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार क्लास को देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, और दोस्तों अपने सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। CRPF, CGL, MTS, CHSL कोई सा भी एक दिवसीय अगर आपका एग्जाम है तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सत्यशोधक समाज का संबंध किससे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है, ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। और किससे संबंधित है, महात्मा ज्योतिबा फुले। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, कौन सी, गुलामगिरी पुस्तक की लेखक कौन है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले। बात करें दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको याद होगा 1875, कौन सा दोस्तों, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की थी, 1875। अगर आपको दोस्तों याद हो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किराना घराना के संस्थापक किसे माना जाता है, पंडित बिरजू महाराज को, पंडित रविशंकर को, पंडित शिव कुमार शर्मा को, अब्दुल करीम खान को। और संबंध दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। किराना घराना दोस्तों इसका संबंध किससे, अब्दुल करीम खान, इनको दोस्तों किराने घराने का संस्थापक माना जाता है। पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे है, ये दोस्तों कथक के संबंधित हैं। और कथक दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का, कहाँ का, उत्तर भारत का। और दोस्तों इनका संबंध है लखनऊ घराने से, लखनऊ घराने से संबंधित है। इनको आप नोट करके रखें, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना में महिला की साक्षरता दर कितनी थी, 74.04%, 82.14%, 65.46%, 93.91%। तो आपको ध्यान में रखना महिलाओं की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, 65.46%। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। अगर हम बात करें ऑप्शन को लेकर पुरुषों की कितनी थी, तो आपको ध्यान में रखना 82.14%। दोस्तों कुल साक्षरता दर कितनी थी, 74.04%, जिसमें से दोस्तों सबसे अधिक किसकी थी, केरल की थी। केरल की साक्षरता दर कितनी थी, 93.91%। ये सवाल भी आपको नोट करने हैं। और दोस्तों जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि डेनिस सुलेविन को 2021 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, रामानुजम पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, बोल्ट सम्मान पुरस्कार। दोस्तों आपको बता दें डेनिस सुलेविन, इनको दोस्तों 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला था, इनको मिला था एबेल पुरस्कार। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप लिख के रखें, आपकी परीक्षा में छपेगा सवाल। क्योंकि दोस्तों अगर आपसे करंट अफेयर पुरानी वाली पूछी जा रही है तो आपसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। CRPF ट्रेडमैन की परीक्षा में 2021 की करंट अफेयर पूछी गई, आप चेक कर सकते हैं। बात करें डॉक्टर डेनिस सुलेविन को एबेल पुरस्कार मिला था, ये दोस्तों मैथमेटिक्स से संबंधित होता है, ये गणित से संबंधित है। और दोस्तों किस लिए दिया गया था, टोपोलॉजी के लिए दिया गया था, टोपोलॉजी के लिए दिया गया था। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। बात करें दोस्तों रामानुजम पुरस्कार, ये किसको मिला था, नीना गुप्ता को मिला था। किसको, नीना गुप्ता को मिला था। और किस लिए मिला था, ये दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए मिला था। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है CRPF की। बात करें बोल्ट्जमान पुरस्कार, दीपक धर, ये दोस्तों कहाँ के हैं, ये दोस्तों IIT कानपुर के हैं, इनको भी दोस्तों बोल्ट्जमान पुरस्कार मिला है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया है, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया, पानीपत का पहला युद्ध। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556
1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बैरम खान तथा हेमू। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और 1191 में दोस्तों क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और तराइन के दूसरे युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी जीत गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा? दोस्तों आपको याद रखना है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन कब का? ये वर्ष 2002 का है। आपको याद होगा आर्टिकल 21A जिसमें दोस्तों निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। किससे संबंधित है? 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। बात करें ऑप्शंस को लेकर तो दोस्तों आपको याद होगा 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, ये तीनों अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो हमने अभी डिस्कस किया हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के। अब बात करें ऑप्शंस को लेकर दोस्तों, ये ऑप्शंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 21वां संविधान संशोधन दोस्तों आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। फिर दोस्तों 21वां संविधान संशोधन होता है, फिर 15वीं भाषा। कौन सी 15वीं भाषा थी? सिंधी। इसको कब जोड़ा गया? ये दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर होता है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये सवाल भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि कर्नाटक में स्थित कोलार की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है कि एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको याद रखना है कर्नाटक में स्थित जो कोलार की खान है वो दोस्तों सोने के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपको सही जवाब होगा। आपको याद होगा KGF, ये दोस्तों मूवी आपने सबने देखी होगी। कोलार गोल्ड फील्ड, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है कर्नाटक से, यानी कि सोने की खदानों से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूँ। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए पूरे विश्व में तांबे का पहला उत्पादक देश कौन सा है? चिली। यहाँ पर दोस्तों तांबा सर्वाधिक उत्पादन होता है पूरे विश्व में। एल्यूमिनियम, दोस्तों एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बॉक्साइट का दोस्तों पहले स्थान दोस्तों किसका? ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरे विश्व में बॉक्साइट उत्पादन का पहला स्थान दोस्तों कौन से देश का? ऑस्ट्रेलिया का। गेहूं के मामले में पूरे विश्व में पहला स्थान दोस्तों किसका है? चीन का। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए चीन का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गेहूं चीनी उत्पादन में दोस्तों पहला स्थान किसका है? ये दोस्तों अपने भारत का है। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह, विष्णु, खिर्ज खां, बिंबिसार, कडफिसस। दोस्तों मैंने कई बार आपको नोट कराया है सैयद वंश, इसके संस्थापक कौन थे? खिर्ज खां। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों खिर्ज खां को लेकर, इनका दोस्तों कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1414 से 1421। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छा सवाल है। दोस्तों आपको याद होगा सैयद वंश, इसके दोस्तों संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। इनका कार्यकाल 1414 से 1421 है। सिंह विष्णु, इसके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु ये दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक थे। किसके? पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। बिंबिसार, इनके संस्थापक थे विजयानंद। दोस्तों कौन से? ये दोस्तों माफ कीजिएगा दोस्तों बिंबिसार, ये दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। कडफिसस, ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक थे? कुषाण वंश के। कुषाण वंश।
ये सब सवाल आपको याद रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी को और क्या कहा जाता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों आपको बता दें, इसको कहा जाता है काली मिट्टी। इसको दोस्तों कपासी मृदा भी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, आपकी परीक्षा में 2 से 3 बार सवाल पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। आपको दोस्तों याद होगा थोरियम, क्या दोस्तों? थोरियम। ये दोस्तों किस मृदा में पाया था? मोनोजाइट मृदा में, जाइट मृदा में पाया जाता है। और सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पर पाया था? केरल में। ये सवाल आपको याद रखने, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से है? आपका दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन की परीक्षा का सवाल है। इनका संबंध है दोस्तों, आपका याद होगा आपको, गुलाम वंश। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात की जाए रजिया सुल्तान को लेकर, इनका दोस्तों कार्यकाल आपसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 है। 1236 से 1240 तक रहा था रजिया सुल्तान का कार्यकाल। तुगलक वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1320 से 1325। ये सवाल भी आपको याद रखना है। लोदी वंश, इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। और दोस्तों इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? ये भी आप लिख लें, 1451 से 1489। ये सब ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ स्थित थे? चनहूदड़ो में, लरखाना में, कालीबंगा में, लोथल में। ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से आपकी परीक्षा में डेली एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों आप इस टॉपिक को पढ़कर जाएं। गुलाम वंश, हड़प्पा सभ्यता, ये दोस्तों मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होते हैं किसी भी परीक्षा के। बात करें हड़प्पा सभ्यता, इसमें मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर स्थित थे? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों चनहूदड़ो में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें, अच्छे सवाल हैं। अगर हम बात करें दोस्तों लरकाना, कालीबंगा, यहाँ पर क्या हुआ था? जुते हुए खेत। अगर आपसे पूछ लिया जाए जुते हुए खेत, इसके प्रमाण दोस्तों कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। ये सवाल भी आपको याद रखना है। ये लोथल दोस्तों क्या था? तो आपको याद होगा, ये दोस्तों बंदरगाह लोथल, जो कि दोस्तों गुजरात में स्थित है। ये सवाल भी आपको याद रखना है, अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर, कौन सी चीज कहाँ से ली गई है? अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकारों को दोस्तों कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों आपको याद होगा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ब्रिटेन दोस्तों, इससे क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली ली गई है इंग्लैंड से। ये सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। रूस, यहाँ से दोस्तों क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से दोस्तों क्या लिया गया? तो आपको याद होगा संविधान संशोधन। ये सवाल भी आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो हर परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। कर्क रेखा दोस्तों किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। दोस्तों आपको याद होगा कर्क रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब दोस्तों मैंने आपको इसकी याद करने की ट्रिक भी बताई थी, कौन कौन सी? तो आपको ट्रिक लिख लें, गुराम, छज्जा, पत्र, मिला। ये दोस्तों खुद से बनाई हुई ट्रिक है, इसको आप नोट करें, बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। कई बार परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बनते हैं। अगर आपसे क्रम से पूछा जाएगा तो आप इस क्रम से जवाब दे सकते हैं। गु से दोस्तों क्या हो गया? गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश,
छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रा से त्रिपुरा और मा से मिजोरम। ये सवाल आप नोट कर लें, 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे सवाल। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत में सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, गुरु घासीदास। दोस्तों आपको याद रखना है भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। यह सवाल आपको ध्यान में रखना है। आपकी सीआरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया कि भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मणिपुर में स्थित है। यह सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा बन चुका है? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, गुरु घासीदास। ये कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। इन सवालों को आपको याद रखना है। ये दोस्तों आज कुछ 25 से 26 सवाल थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अब आप कमेंट करके बताएं कैसे लगे आज की सवाल, कैसे लगी आज की क्लास है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा ले, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।